हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 19 पे आ चुके हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है, जो कि है स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, यानी जिसमें हम पंचायत और नगर पालिका के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए मेरी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चाहे आप क्विक बुक के लिए करें दृष्टि आईएएस की, या फिर आप घटना चक्र के लिए करें। घटना चक्र की भी वीडियोस आपको जो प्लेलिस्ट है चैनल की, वहाँ मिल जाएगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम पेज भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। हो गई बहुत सारी बातें, काम की बात करते हैं। तो गाइस देखिए, अभी जो हमारा चैप्टर है वो है स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चैप्टर नंबर 9 है। अब ये भी खत्म होने वाला है, क्योंकि देखिए टोटल जो चैप्टर है यहाँ पे हमारे पास इस बुक में वो हैं टोटल 24, ठीक है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं 19 पे, तो अब ये भी फटाफट खत्म ही हो जाएगा चैप्टर हमारा। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है स्थानीय स्वशासन का आशय यानी कि मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें का गांव जिला स्तर से शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, ठीक है। गांव में पंचायत होती है, जिले स्तर पे होती है, जो भी स्थानीय शासन कहते हैं उसे। और इससे आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार जो है आम आदमी के हाथों तक हो। यानी अभी हम देखते हैं एमपी एमएलए की बात करते हैं, काफी ऊपर हो गई हमसे ये बात। लेकिन जो गांव के होते हैं पंचायत में, आप और हम जाके बैठ सकते हैं। मतलब कितनी हमारे हाथ में है, जिससे वे अपनी क्या है स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके और प्रशासन में निर्णायक भूमिका निभा सके, ठीक है। तो ये जो है आपका राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ क्या है, आम आदमी के सशक्तिकरण का परिचय। मतलब क्या है, राजनीतिक जागरूकता आपको मिलेगी और आम आदमी का सशक्तिकरण होगा। बेहतरीन लाइन है ये। चलिए, स्थानीय स्वशासन में वी देखिए, अब इम्पोर्टेंट सी बात, स्थानीय स्वशासन में क्या होता है, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। यानी कि शक्तियों को आपने इतने निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। यानी हर चीज प्रधानमंत्री या फिर एमपी एमएलए के हाथ में नहीं है। अब आप गांव तक पहुंचा दिया है अपने शक्तियों को कुछ ना कुछ काम करने की, ठीक है। विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था, सहभागिता मूलक लोकतंत्र, ये दोनों चीजें आपको स्थानीय स्वशासन में देखने को मिलेगी। इस व्यवस्था का लाभ क्या होगा कि इससे जो है ग्रामीण जनता की पहुंच शासक तक हो जाती है और साथ ही कार्यान्वयन से संबंधित अहम फैसले लेने में लेने में उस परियोजना विशेष के लाभार्थी प्रत्यक्ष जुड़ जाते हैं। मतलब जिसको भी लाभ मिलना है वो डायरेक्टली जो है ना जुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्रामीण उत्थान और विकास का रास्ता खुल जाता है। चलिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन ऐतिहासिक पहलू, मतलब स्टार्टिंग, ये बातें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं। देखिए, इसने कहा चोल साम्राज्य और यहाँ लिखा है विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीज जो है परिलक्षित होते हैं। मतलब अगर हम प्राचीन बात करें, प्राचीन टाइम की बात करें, तो सबसे प्राचीन इन्होंने यही बोल दिया, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब अंग्रेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे अंग्रेज क्या, वो मुगल शासन जा रहा है, अंग्रेज आ रहे हैं। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट, अच्छा ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट आपने यही पढ़ा होगा। तो 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गांव के लिए क्या है, जमींदार नियुक्त किए गए, जो पंचायतों से स्वतंत्र और क्या है सरकार के प्रति जवाबदेह थे। पंचायतों से अलग थे ये, सरकार को जवाबदेह थे ये। अंग्रेज थे तब, ठीक है, जमींदार। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लॉर्ड रिपन ने क्या करा, 1882 में क्या किया, स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो गैस ये हो गई, लॉर्ड रिपन का नाम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैग्ना कार्टा जहाँ लिखा वो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय
अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये बात हो गई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसने लिखा है कि 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो दोहरा शासन आया 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें स्थानीय स्वशासन, हस्तांतरित, दो विषय थे, एक होते हैं आपका आरक्षित विषय, एक होता है हस्तांतरित। तो स्थानीय स्वशासन को किसमें डाल दिया? हस्तांतरित विषय में डाल दिया। फिर एक होता है भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत क्या है, इसे और व्यापक और क्या सुदृढ़ मतलब बेहतरीन बना दिया गया, मतलब स्ट्रॉन्ग कर दिया गया इसे और भी। अब है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की। अभी हमने देखी 1947 से पहले की बात करी, अब 1947 के बाद देखते हैं क्या कहानी हुई। देखिए, संविधान सभा में क्या है, स्थानीय स्वशासन संबंध में क्या है, दो खेमे है। स्थानीय स्वशासन के पक्षधर भी थे, स्थानीय स्वशासन के विरोधी भी थे कुछ। अच्छा, आप देखते हैं, चलिए। महात्मा गांधी की बात करें तो पक्षधर महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य प्रतिपादक थे, मतलब इन्होंने ही कहा था कि भैया स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। एवं मुख्य समर्थकों में कौन है? दादा भाई नौरोजी, आप ये नाम याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, ये सब ठीक, और भी थे, तो ये अच्छे बड़े नाम है। ठीक है, तो गाइज उसके बाद देखिए क्या है, इसके प्रखर विरोधी देखिए भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये विरोधी थे। इनके अनुसार क्या है, स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी, जातिवादी सामाजिक ढांचे का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, अतः संविधान सभा ने क्या किया, स्थानीय प्रशासन को नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 के तहत शामिल कर दिया। तो भैया अब ये बात हो गई आपकी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछने लायक बात हो गई कि आपको स्थानीय स्वशासन आपके संविधान में कहाँ मिलेगा? नीति निर्देशक तत्वों में मिल जाएगा, आर्टिकल 14 में लिखा है। आर्टिकल 14 में लिखा है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, राज्य करेगा ये काम और उसको ऐसी शक्तियां या प्राधिकार प्रदान करेगा, मतलब स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत को ऐसी शक्ति या प्राधिकार प्रदान करेगा जो उसे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाता है। मतलब इसने कहा राज्य काम कर सकता है पंचायत के लिए, पंचायत को शक्तियां दे देगा, काम करने की अनुमति दे देगा, ऐसा राज्य कर देगा। 2 अक्टूबर 1952 की अगर बात करें तो देश के 50 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। तो वैसे ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है 1950 से 1992 तक क्या है, चरणबद्ध प्रयासों के बाद क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे हो गई कहानी, मतलब कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो छोटा मोटा कुछ हो रहा है। अब लेकिन जैसे ही आप पहुंचते हैं 1992 में, यानी यहाँ पे दो संविधान संशोधन होते हैं, एक 73वां संविधान संशोधन, एक 74। अब इससे क्या है, जो स्थानीय स्वशासन है उसको क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा मिल गया, यानी कि संविधान में आ गया आपका ये। ठीक है, अब देखते हैं भारत में क्या है, पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां देख लीजिए। एक है बलवंत राय मेहता समिति, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसने कहा ये समिति जो है ना, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में आई है, उन्हीं के नाम पे हो गई है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर क्या है, नीति आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है, मतलब पहले योजना आयोग थी, आज नीति आयोग। तो इसने कहा जो ये समिति है 1957 में बलवंत राय मेहता के नाम पे आ रही है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए ये कमेटी जो है गठित की गई थी। और नवंबर 1957 में, यानी कि 1957 में ही इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें सिफारिशें करी। ठीक है, मतलब जो ये बलवंत राय मेहता समिति किस लिए आई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और क्या है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के लिए गठित की गई है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, रिपोर्ट में क्या इन्होंने सिफारिशें करी हैं, देखिए। जन सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ठोस तरीका पंचायती राज को माना गया, मतलब ऐसा कहा भैया जन सहभागिता चाहिए, पंचायती राज लाना जरूरी, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसलिए कहा यहाँ पे ये चीजें सफल हो गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक, अब देखो पंचायतों की, अब इन्होंने क्या बोला, देखिए पंचायत कितने स्तर पे होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने पंचायतों की त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही। ठीक है, अब देखिए पहला इसने कहा जो ग्राम स्तर पे हम बात करेंगे तो वो होगी ग्राम पंचायत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फिर खंड और ब्लॉक स्तर पे बोले तो पंचायत समिति हो गई, और उसके बाद जिला स्तर पर बोलते हैं जिला परिषद हो गई। ठीक है, तो इनने कहा 3 स्तर, ये याद रखिएगा 3 स्तर किसने कहा था, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था।
अच्छा, तो सरकार का काम क्या है? सिर्फ मार्गदर्शन, निरीक्षण, उच्च स्तर की योजना बनाने तक सीमित रहने एवं योजना के संचालन का कार्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सौंपने की बात कही। मतलब इन्होंने कहा सरकार योजना बना दे, लेकिन उसका संचालन, योजना का जो संचालन का जो कार्य है वो कौन करे? पंचायत वंचायत करना। अब इस जगह समिति की सिफारिशों में इस बात का उल्लेख किया गया कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष है, जिलाधिकारी होना चाहिए। जिलाधिकारी होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो जिला स्तर का जिला परिषद, उसका जो अध्यक्ष होगा वो जिलाधिकारी होगा। ठीक है। पंचायती संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण के लिए उन्हें क्या है? पर्याप्त संसाधन स्थानांतरित किए जाने चाहिए। मतलब जहां जिस चीज की जरूरत पड़े इनके पास होना चाहिए, जैसे पैसा या अगर रिसोर्सेस होने चाहिए इनके पास। ठीक है। अब इधर भविष्य में शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात की गई। मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया कि केंद्र के पास तो शक्ति है, केंद्र ने कुछ शक्ति अपने राज्य को दे दी, राज्य ने कुछ जिला स्तर पर अगर कुछ है तो उन्हें क्या है? ग्राम ग्राम स्तर पर, जैसे कि आपका पंचायत होगी, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, नीचे तक जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है। अब लिखा है कि 1958, मतलब जो रिपोर्ट बलवंत राय मेहता समिति बनती है 1957 की थी। अब इसमें कहा 1958 में क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश क्या है? स्वीकार। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959, अगले साल की बात करते हैं। इसमें लिखा है नागौर जिला राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश में पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तो मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है गाइस? सबसे पहली पंचायत की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे है? नागौर जिला राजस्थान। इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन बन गया, कहीं पे लिख लिया करिए इस, या इधर इसके आगे लिख दिया करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा। ठीक है। तदुपरांत क्या होता है? 11 अक्टूबर 1959 में क्या होता है? आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में भी शादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। मतलब अब आपको क्या याद रखना है? 2 जगह का नाम। एक आपका नगर जिला राजस्थान, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश वाला, यहाँ दोनों में होगा। ठीक है। तो ये होगी बलवंत राय मेहता समिति की बात। अब दूसरी समिति आती है अशोक मेहता समिति। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है और उनके द्वारा क्या आती है? अशोक मेहता की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। यानी कि कांग्रेस की सरकार गिरती है, वही जब हमने देखा था इमरजेंसी लगी, ये सब हुआ, तो कांग्रेस की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो कांग्रेस की जब सरकार गिरती है, जनता पार्टी की सरकार थी, अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन होता है। अशोक मेहता समिति लग दिया गया इसका नाम, और इसने अपनी रिपोर्ट, देखिए जब कोई समिति बनती है फिर वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है। तो यहाँ पे उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट में क्या कहा आप बातें करते हैं, चलिए। इसने कहा पंचायत व्यवस्था हेतु के द्विस्तरीय मॉडल। अभी जो हमने देखा बलवंत राय मेहता, उनने 3 स्तर बताए, इनने 2 स्तर बताए। पहले स्तर पर क्या है? मंडल पंचायत, और दूसरे स्तर पर इन्होंने कहा जिला परिषद हो। ठीक है। और इधर मंडल पंचायत और जिला परिषद, और इधर इन्होंने क्या क्या बोला था? ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति और जिला परिषद हो। ठीक है। जिला परिषद दोनों नहीं बोलती है। अच्छा, फिर से विकास पंचायत। हाँ, अब देखो इसने कहा विकास पंचायत से अलग क्या बोला? इसने कहा न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए। ये किसने कहा? आपका अशोक मेहता समिति ने कहा। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने क्या बोला? न्याय पंचायत के लिए भी बोला, जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश होगा, हो मतलब एक जज हो, और अनुसूचित जाति जनजातियों की को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये वो मतलब यहाँ पे इसने न्याय पंचायत की बात कर दी। ठीक है। पंचायतों के चुनाव जो है आपका दलगत आधार पे होने चाहिए। पंचायत द्वारा संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान का अनिवार्य क्या है? शक्ति होनी चाहिए। मतलब कि टैक्स लगाने की शक्ति होती थी कि पंचायत तो आपने बना दी, अब ये एक अपना काम का कैसे चलाएगी? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। तो इन्होंने कहा कुछ शक्ति पंचायतों को दे दो कि कुछ चीजों पे ये अपना टैक्स लगाए, अपना पैसा कमाए और काम चलाए। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। मतलब इस समिति की सिफारिशों में लिखा है। तो इस व्यवस्था के प्रभाव में क्या है? मूल्यांकन हेतु सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट होना चाहिए कि भैया काम ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, उनकी सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित कराने चाहिए। ठीक है। मतलब कौन पंचायतों, इनमें का कौन पंचायतों के चुनाव जो है करवाए? तो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब देखा पंचायतों के विघटन के बाद, जैसे पंचायत का विघटन होता है तो उसके बाद क्या है? चुनाव जो है 6 महीने की अवधि में ही हो जाने चाहिए। मतलब विघटन में 6 महीने के अंदर दूसरी पंचायत आ जाए। समिति में पंचायत के कार्य में राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन किया। मतलब राजनीतिक दल खुलकर भाग ले यहाँ पे। ठीक। बलवंत राय मेहता होगी, अशोक मेहता समिति होगी। अब ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक के दोनों इंपॉर्टेंट थे, तीसरा जीवीके राव समिति। देखिएगा इसे यहाँ पे क्या है?
आसान है ये। इसे कहा राजीव गांधी की सरकार के समय क्या होता है, योजना आयोग द्वारा जीवी के राव की अध्यक्षता में क्या होता है आपका 1985 में इसका गठन होता है। यानी कि जो ये है आपकी कब आती है 1985, इस वक्त राजीव गांधी आपके प्राइम मिनिस्टर थे। तो उद्देश्य क्या है कि ग्राम विकास और क्या है, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित, मतलब वही सब सबका एक जैसा ही है, विकास विकास के लिए। अरे इसकी सिफारिशें क्या थी, इनने कहा योजना निर्माण के में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को घातक बताते हुए योजना के विकेंद्रीकरण की बात करी। फिर उनने यही बात करी कि भैया वीके योजना जो निर्माण हो रहा है उसका विकेंद्री, मतलब वो विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है कि भैया नीचे तक हो, सबका इसमें हाथ होना चाहिए। अब ये पंचायती राज में जिला परिषद को नियोजन और क्या विकास कार्यक्रम के उचित प्रबंधन का मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज में किसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो जिला परिषद को ये मुख्य निकाय होना चाहिए। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक एक पद हो, और इस पद को जिलाधिकारी से वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति को दिए जाने की बात कही। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगी। ठीक है, यहाँ इसने जैसे इससे ये बात कही, जिला परिषद की बात कही, जिला विकास आयुक्त की बात कही। अच्छा, इस समिति ने जो आपका अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात करी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आ जाइए। फिर इनने का यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए गरीबी उन्मूलन के ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने की बात की, और जिससे भी अधिक क्या है ग्राहक केंद्र बन सके। ठीक है, फिर ठीक है, उसके बाद है प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता में भी सुधार लाने की बात कही। ठीक है, चलिए आपने इसमें देख लिया क्या इंपॉर्टेंट था। अब इसमें है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्की फुल्की इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर पुनः जो मतलब स्थानीय स्वशासन की बातें पुनः जोर देते हुए क्या है 1986 में, ये भी राजीव गांधी की सरकार थी, लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। इन्हें क्या कहा, इन्होंने कहा ऑलमोस्ट सबने एक जैसी बात करी। इन्होंने कहा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, सबसे पहले ये संविधान में आ जाए, तभी काम तमीज से होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन्होंने भी कितने स्तर की बात करी, 3, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर। ठीक है, तीसरी बात, दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाना चाहिए, ये इन्होंने थोड़ा पहले वाले से अलग बात कर दी। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु पंचायती राज अधिकरण अधिकरण की स्थापना की जाएगी। यानी कि अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है तो ट्रिब्यूनल गठित करी, वही सब देख ले। राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए। मतलब देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन हो, पंचायत टैक्स वैक्स लगाए, अपना काम चलाए, ये अधिकार दे दो। गांव के सब के लिए न्याय पंचायत की स्थापना, और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी दी जाएगी। न्याय पंचायत की बात हो गई यहाँ पे भी। अब देखिए क्या हुआ, ये सब समितियां थी जिन्होंने कहा कि भैया पंचायती राज होना चाहिए, ऐसे ऐसे तरीके से बन जाए। ठीक है, या इनका ये काम रहे। अब क्या होता है, देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जब इतनी बात हो गई है तो मुझे काम भी करना पड़ेगा। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। इम्पोर्टेंट, इनका कार्यकाल था, इस समय होता है ये संशोधन। ठीक है, तो विधेयक को संसद, जो विधेयक आता है ये वाला पंचायती राज के लिए, तो इसे संसद द्वारा पारित होने के बाद क्या होता है कि संसद द्वारा पारित 20 अप्रैल 1993 को क्या होता है, राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिलकर, और 24 अप्रैल 1993 से क्या होता है, ये जो संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करने वाले पूछ लिए गए। मतलब इसने कहा कि कौन सा ये संविधान संशोधन है, चलो ये हम जानते हैं, 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे लिखे 1992। अब ये कहीं कहीं क्या पूछा ना, राष्ट्रपति ने स्वीकृति भी दी थी, चलिए, लेकिन अब इसने कहा कि लागू कब, तो देखिए गाइस ये कहा जा रहा है 1993 में हो जा रहा है। ठीक है, बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि है ये कौन सा 1992 वाला संशोधन है, लागू कब हो रहा है 1993। ये मैंने एक जगह पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर ऐसी कुछ है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इधर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट बात हो गई। क्यों, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे 24 अप्रैल को ही ये क्या होता है, लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, यहाँ लिखा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। ठीक है, थोड़ा सा देख लेगा इस कुछ पॉइंट्स, हाँ पहले ये पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं फिर उस बॉक्स में भी। फिर क्या होता है ना, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या होता है, आपका पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। मतलब अब
इसे संविधान में स्थान दे दिया आपने। फिर इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या होता है, एक भाग जोड़ दिया जाता है संविधान में, जो कि है भाग 9। अच्छा, इसके अंतर्गत हमने पंचायती राज से संबंधित जितने भी उपबंध है उसको रख दिया, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, 230 243 में है। अरे देखो, भारत में पंचायतें, पंचायत नामक शीर्षक यानी कि पंचायत टाइटल के तहत क्या है आपको, कौन सा, 240 आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ यानी कि डा तक पंचायती राज से संबंधित बातें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। यानी यहाँ क्या याद रखना है आपको, भाग याद रखना है, भाग 9, और कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल है ये, ठीक है। अरे देखा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट बात, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा भाग 9, कौन सी अनुसूची, 11वीं। आर्टिकल तभी नहीं भी चलेगा, याद हुआ तो चलेगा, ठीक है। इतनी बात हो गई, मतलब कौन सा भाग, 9 भाग, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कितने विषय पंचायतों को दे दिए गए, ठीक है। तो 29 विषय की सूची की व्यवस्था की गई, 29 विषय, याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी अब हमें यहाँ क्या याद रखना है, जब ये संविधान संशोधन हो गया, पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो फिर हमने संविधान में क्या बदलाव किया, हमने एक भाग 9 में लिखा है इन सब चीजों के बारे में, अनुसूची 11 है, और इसमें टोटल कितने विषय हैं, 29, पंचायती राज में 29, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय की बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से विषय हैं जो पंचायतों को हमने दे दिए। एक हो गया आपका कृषि, यानी कि कृषि विस्तार शामिल है इसमें। दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुरक्षा कार्यान्वयन, फिर चकबंदी, भूमि संरक्षण, ये इन सब पे काम कौन करता है, पंचायती राज। फिर तीसरा आपका लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, ये समझ लीजिए कि गांव से रिलेटेड जो जो बातें हैं सब यहाँ पे हैं। और चौथा है आपका पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुटकुट उद्योग हो गया आपका, मत्स्य उद्योग हो गया आपका, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी हो गया आपका, लघु वन उपज हो गया, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आ जाता है, खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग आ जाता है, ग्रामीण आवासन हो जाता है, पेयजल है, ईंधन चारा हो गया, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार सांस, मतलब ये समझिए guys, अगर मैक्सिमम लोग यहाँ गांव में रहते हैं वो सब समझ रहे होंगे कि क्या क्या आपके आसपास है जो इनको दे दिया गया। ग्राम विद्युतीकरण, इसके अंतर्गत विद्युत का क्या है, वितरण शामिल हो जाता है। अब पराग सॉरी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो गया, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, शिक्षा उसके अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय हो गया आपका, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा है, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा हो गई, पुस्तकालय हो गया, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिएगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके आसपास आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है, वो सब। फिर देखिए सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो गए आपका, बाजार मेला, स्वास्थ्य और स्वच्छता हो गई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, औषधालय हो गए, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास हो गए, समाज कल्याण, दिव्यांग मानसिक रूप से मन व्यक्तियों का कल्याण हो गया आपका, दुर्बल वर्गों का और क्या है, विशिष्टता, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कल्याण हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई आपकी। फिर है आपका सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण हो गया, ये सारी चीज आ जाती है। 29 जो विषय है पंचायती राज में, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो ये है, ठीक है। चलिए एक बॉक्स हम ऊपर छोड़ गए हैं, उसे देखते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पुनर्गठित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री ने 2018 को पंचायती राज दिवस यानी कि 25वीं वर्षगांठ, पंचायती राज दिवस की 25वीं वर्षगांठ थी, उस समय ये अभियान आता है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा जो SSDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संबंधी विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं की शासन कार्य क्षमता का विकास करना, एक बात। वैसे आप देखिए ये अभियान 2018 में आया था, ठीक, थोड़ा पंचायती राज से इंपॉर्टेंट है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस, अब आप ये सोचे चले कि सभी इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें लिखा है दूसरा, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्यान देते हुए समेकित ग्रामीण शासन हेतु पंचायतों की क्षमता बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महत्व के विषयों का समाधान करना, ठीक है। वैसे तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन यूपीएससी की गारंटी मैं नहीं ले सकती, यूपीसीएस में मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप देखिएगा 2018 में आया होगा, 18-19 के आसपास, अभी मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है, करंट के हिसाब से आ गया होगा, ठीक है।
तो इसमें लिखा है स्वयं की आय के स्रोतों का विकास करने की पैंचायतों की क्षमता का विकास करना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि आप कराधान की शक्ति दो पंचायतों को ताकि वो अपना काम कर पाए, पैसा ले लोगों से और अपना काम कर पाए। जन सहभागिता के मूल मंत्र के रूप में ग्राम सभाओं की प्रभावी कार्यक्षमता को मजबूत करना ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सहायक प्रावधानों का सहयोग सृजित करना। ठीक है, अब इसमें अब पेसा, ये इंपॉर्टेंट देखिए, पेसा अधिनियम 1993 के अंतर्गत पंचायतों को अधिकार दायित्व का हस्तांतरण। पेसा पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। इनको कुछ अधिकार दे दो पंचायतों को, ठीक है, और दायित्व दे दो। इनका प्रशासनिक सक्षमता और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों के सुशासन को बढ़ावा देने के लिए ई गवर्नेंस या अन्य तकनीकी आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करना, ये भी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और साथ ही कार्य निष्पादन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता और क्या प्रोत्साहन देना। ठीक है, नॉर्मल वही बात है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पंचायतों में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये हम कर चुके हैं। उसके बाद अब है जो 70 ये जो संशोधन हुआ इसमें इसके जो प्रमुख उपबंध है उसकी बात करते हैं, यानी कि प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो इसमें लिखा है 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन से है। और इसमें कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 तक पंचायती राज के बारे में है। और इसमें कुछ उपबंध है, जैसे पंचायत की बात अगर हम करें तो देखिए इसके अंतर्गत क्या प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है इसके अंतर्गत पंचायत, जिससे जो आर्टिकल 243 खा के तहत स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया जाता है, चाहे नाम अलग अलग हो। पंचायत कहीं कुछ कह सकते हैं। ग्राम सभा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्राम सभा की शक्ति आर्टिकल 243 क में ग्राम सभा की शक्ति उसके कार्य के बारे में है। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्राम सभा पंचायत के लिए आपका ये 243 ख है, ग्राम सभा के बारे में है 243 क। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन कर सकेगी जो कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। मतलब कि कोई कानून बना के कोई अगर सपोज अगर कोई कानून जो है विधानमंडल, किसी राज्य की विधानमंडल कोई कानून बना देती है, तो इसने कहा ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन कर सकेगी। अब इसने कहा ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय ना होकर क्या है, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव और गांव का समूह है। मतलब इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता है ग्राम सभा में। इसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां की मतदाता सूची में होते हैं। सपोज ABC करके कोई गाँव है, इसमें 80 सदस्य है, ठीक है, 80 सदस्य हैं जो कि इस बार सपोज 2014 में इलेक्शन में वोट देंगे, ठीक है। तो 80 लोगों का नाम है और ये सारे के सारे समझ लीजिए मेंबर हैं किसके, ग्राम सभा के, ठीक। पंचायतों का गठन देख लेते हैं। इसी तरह राज्यों की जनसंख्या यदि जो है 20 लाख से अधिक होती तो वहां पंचायतों के 3 स्तर कार्य करेंगे। मतलब हमने कहा था ना 1 स्तर 2 स्तर 3 स्तर में भी हो सकती है, कहीं 2। तो इसने कहा अगर गांव यहाँ के इसने कहा राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है तो वहां पे 3 स्तर, इससे कम जनसंख्या वाले में 2 स्तर, यानी कि ग्राम और जिला स्तर होंगे, ठीक है। जहाँ पे 20 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वहां 3 स्तर कर दिए, ठीक है। और इसने कहा आर्टिकल 243 खा में पंचायतों की 3 स्तर की बात करी गई है। ग्राम पंचायत एक देखिए, एक हो गया ग्राम स्तर, एक होता है मध्यवर्ती, एक होता है जिला स्तर। तो ग्राम स्तर इसने कहा राज्यपाल द्वारा अधिसूचित है। मध्यवर्ती स्तर की बात करें, वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है उसमें होगा ये। और फिर जिला स्तर की किसी राज्य द्वारा घोषित जिला की पंचायत, मतलब ये समझिए जहाँ पे 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वहां ये तीनों ही होंगे, ठीक है। और जहाँ 20 लाख से कम है वहां पे ये मध्यवर्ती वाला नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें लिखा है पंचायतों की संरचना की बात करते हैं। यहाँ लिखा है ग्राम स्तर, यहाँ है खंड यानी कि ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, ठीक है। तो इसने कहा ग्राम स्तर की बात करें संरचना, यहाँ पे होती है ग्राम पंचायत और खंड में होती है क्षेत्र पंचायत और जिला में होती है जिला पंचायत। अधिकारी की बात करें तो ग्राम में कौन होता है गैस, आप कहते हैं प्रधान होता है, प्रधान होता है, आप जानते हो, या उसे हम मुखिया भी कहते हैं, सरपंच भी कहते हैं। क्षेत्र पंचायत में होता है प्रमुख होता है और जो जिला पंचायत है उसमें अध्यक्ष या चेयरमैन होता है, ठीक है। निर्वाचन की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत का है प्रत्यक्ष, मतलब राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के
तहत होता है, ठीक है? और इसने कहा मतलब इसमें आप देखेंगे ना, आप ये जो वाला होता है ग्राम पंचायत होती है, आप इसमें जाके देखेंगे, आप खुद जाके गाँव में पंचायत के लिए वोट करते हैं, राइट? प्रत्यक्ष है, मतलब जनता खुद जाके कर रही है वोट। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि ये जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की बात करें, तो ये प्रत्यक्ष होता है, मतलब इसमें हमारा आपकी कोई भागीदारी नहीं होती है, ये प्रमुख और अध्यक्ष चेयरमैन बनाने में, ठीक है? अब देखिए ग्राम पंचायत की संरचना देखिए, अब इसमें लिखा है पंचायतों की संरचना से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको आर्टिकल 243 ग में मिलेंगे संविधान के, ठीक है? अब देखिए हमने कहा था जब ग्राम ये जो पंचायतें आई थी तो हमने संविधान में भाग 9 जोड़ा है, 11वीं अनुसूची जोड़ी। तो भाग 9 में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायतों की संरचना निर्धारित कर सकती है। यानी कि ये एक शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। राज्य सपोज यूपी का कोई गाँव यूपी है, यूपी के राज्य की यूपी की क्या है विधानमंडल, ठीक है? तो ये जो है ना पंचायतों की संरचना का निर्धारण करती है, ठीक है? कौन करेगी? राज्य की विधानमंडल, ठीक है? प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बाँटा जाता है। मतलब इसने कहा पंचायत क्षेत्र भी किसमें बाँटा जा रहा है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में। और पंचायत के सभी स्थानों पर क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, वही हमने कहा जैसे कि आप और हम जाके वोट करते हैं। पंचायतों के प्रत्येक स्तर, हमने कहा 3 स्तर हैं, अगर 20 लाख से ज़्यादा है, तो प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या और क्या है निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात राज्य भर में यथासंभव समान होना चाहिए, ठीक है? असमानता की स्थिति में राज्य विधानमंडल पंचायत क्षेत्र का विभाजन तय करती है, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट इसने कहा समान होना चाहिए। राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है, क्या दी गई है? पहला, इसने कहा कि ग्राम स्तर पर पंचायतों के चुनाव की नीति तय कर सके। प्रतिनिधित्व देना मतलब ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष को मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों में, यदि मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें नहीं है, तो जिला स्तर की पंचायतों में प्रतिनिधित्व दे सकती है। तो इसने लिखा है मध्यवर्ती, इतना कोई नहीं पूछेगा गाइस, क्या कहानी चल रही है, ठीक है? ऊपर-ऊपर से पूछते हैं, इतना अंदर घुस के कोई नहीं पूछता। ये देखिए यूपीएससी की बुक है इसमें। अच्छा, यहाँ पे देखिए मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष को जिला स्तर की पंचायतों के प्रतिनिधित्व दे सकती है, ठीक है? फिर इसने लिखा है लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले मध्यवर्ती और जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोकसभा का कोई मेंबर जा रहा है तो उसको जो है मध्यवर्ती या जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। फिर देखा राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, जहाँ से वे मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, ठीक है? वहाँ के मध्यवर्ती और जिला पंचायतों में ये प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है इनको, ठीक है? फिर इसने कहा कि किसी पंचायत के अध्यक्ष किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्य को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायत के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होगा। मतलब ये अध्यक्ष कह लीजिए या सदस्य कह लीजिए, वो क्या है, अगर निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशन में मत देंगे, वोट देंगे। अब इसने कहा मध्यवर्ती जिला स्तर पर क्या है, आपका अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है? जो हमने कहा सरपंच या जो प्रमुख होता है, क्या होता है वो, क्या बोलते थे, प्रधान होता है, वो तो प्रत्यक्ष तरीके से जाता है। लेकिन जो मध्यवर्ती जिला स्तर पर जो अध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से जाता है। और दोनों स्तरों पर क्या है, बाध्यता है कि अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। मतलब पहले जो आपका ग्राम पंचायत में जो भी सदस्य निर्वाचित होकर चले गए, उनमें से ही अध्यक्ष निकल के आएंगे, यही लोग चुनाव करेंगे, ठीक है गाइस? अलग से और कौन करेगा? वही लोग करेंगे। अब इस जगह अर्हताएं निर्वाचन और क्या है, पद मुक्ति, ठीक है? मतलब अगर आपको ग्राम पंचायत में इलेक्शन में खड़ा होना है तो क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी? देखिए वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5वें वर्ष निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराए जाते हैं। देखिए हर 5 साल में निर्वाचन मतलब इलेक्शन होते हैं। और कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग, राइट? अभी चुनाव लड़ने की जो इसने एज बता दी भैया, कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए। अगर राज्य के विधानमंडल में कोई विधि पारित की गई है तो, और उसके उपबंधों के तहत किसी पंचायत की सदस्यता के लिए निर्भरता या फिर अयोग्य अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ऐसा भी हो सकता है। विधानमंडल कुछ क्वालिफिकेशंस के लिए वो क्राइटेरिया ला सकती है, डिस्क्वालीफाई करने के लिए क्राइटेरिया ला सकती है। अब इसने कहा कार्य की बात करते हैं। देखिए इसने कहा कृषि ग्राम विकास संबंधी कार्य करता ही है, ठीक है? ग्राम के विकास के लिए, कृषि के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा के कार्य करता है, युवा कल्याण से संबंधित कार्य करता है, फिर राजकीय नल, हैंडपंप
इन सब का रख-रखाव, मरम्मत ये सब करवाता है, चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी ये करता है। फिर इसने कहा महिला बाल विकास के लिए भी होता है, पशु विकास के लिए होता है, सभी प्रकार की पेंशन, छात्रवृत्ति, ठीक है? इनको स्वीकृति देना, इनका वितरण करने का कार्य हो गया। राशन की दुकान के आवंटन फिर निश्चित करने का काम भी ये कर रहा है। फिर है आपका पंचायती राज संबंधी राज्य स्तरीय कार्य, ये सब कर रहा है आपका, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा स्थानों का आरक्षण, ठीक है। अब इसमें है आर्टिकल 243 ख में क्या लिखा है कि पंचायतों में आरक्षण की बात करी गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि आरक्षण दिया गया है, एससी को भी दिया गया है, एसटी को भी दिया गया है, महिलाओं को भी दिया गया है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण का फैसला राज्य की विधानमंडल अपने स्वविवेक से करती है, अपने विवेक से करती है कि पिछड़े वर्गों को क्या आरक्षण देना चाहिए। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें 1/3 स्थान दे दिया गया है और राज्य विधानमंडल चाहे तो इस स्थान को बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात कितना दिया गया आरक्षण, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे दिया गया, ठीक है। फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित स्थानों में कम से कम 1/3 स्थान उसी वर्ग की महिला को दिया गया, ठीक है। मतलब देखो महिलाओं के लिए तो 1/3 चाहिए, चलिए छोड़िए। अब हमने कहा एससी एसटी को भी दिया, लेकिन एससी एसटी को जो दिया जा रहा है आरक्षण, उसमें 1/3 महिलाएं उसी वर्ग की। फिर इसमें लिखा है आरक्षण देने की उपयुक्त व्यवस्था ग्राम और अन्य स्तर के लिए भी की गई है, ठीक है। जो व्यवस्था है ग्राम और बाकी के जो स्तर है उन सबके लिए की गई है। पदों में आरक्षण के संदर्भ में राज्य की कुल जनसंख्या को आधार बनाया जाता है, ठीक है। कितना आरक्षण देना है डिपेंड करता है जनसंख्या पर, जो कि स्थानों के आरक्षण के संदर्भ में पंचायत स्तर की कुल जनसंख्या के आधार से अलग है, ठीक है। अब इसने कहा नेक्स्ट इसमें पंचायतों की अवधि क्या होती है। तो इसमें लिखा है प्रत्येक पंचायत चाहे वे किसी भी स्तर की हो, अपनी पहली बैठक, उनकी भी बैठक होती है, उसे 5 साल तक के लिए होती है। तो इस जगह 5 साल रहती है। अब किसी भी स्थिति में इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पंचायतों की अवधि पूरी होने से पहले ही आपको क्या कराना पड़ेगा, चुनाव करा देने पड़ेंगे। पंचायतों को उस समय प्रवर्त किसी विधि के तहत 5 साल से पहले भी विघटित किया जा सकता है। ऐसा नहीं 5 साल तक रहेगी, उससे पहले भी विघटित हो सकती है। यदि राज्य विधानमंडल ने पंचायतों से संबंधित अपनी अवधि पंचायत के विघटन की कोई रीति निर्दिष्ट कर रखी है, तो उसके तहत किसी पंचायत को 5 साल की अवधि पूर्व विघटित किया जा सकता है, अगर विधानमंडल ऐसा कुछ कर देती है तो। किंतु यदि विधानमंडल ने उस विधि में कोई संशोधन किया है, तो उस संशोधन के आधार पर कोई पंचायत अपनी निर्दिष्ट अवधि यानी कि 5 साल से पहले विघटित नहीं की जा सकेगी, ठीक है। अब लिखा है अगर किसी पंचायत का विघटन उसकी 5 साल की अवधि से पहले हो जा रहा है तो 6 महीने के भीतर आपको नए चुनाव कराने पड़ेंगे। अगर विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम बची हो तो नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। मतलब सपोज कि 2024 में कहीं पे पंचायत का इलेक्शन हुआ हो गया, तो कब तक रहेगी, 2025, 26, 27, 28, 29 में दोबारा होंगे, ठीक है। तो इसने कहा यही पे विघटित हो जाए, हमें नया विदिन 6 मंथ हमें नया चुनाव करवाना पड़ेगा। लेकिन सपोज ऐसा हो कि 2024 की पंचायत है और 2029 नवंबर में खत्म होनी है सपोज, ठीक है, अपने आप ही। लेकिन इससे 6 महीने पहले ही ये किसी तरह से विघटित हो गई, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इसे 6 महीने से कम बची हो अगर नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। मतलब समझिए, मतलब गाइस ये हुआ कि अगर बहुत सारा टाइम बचा है अभी, ठीक है, सपोज पंचायत जो चल रही वो 6 नंबर की चल रही है, ठीक है, और ये 2 साल बाद ही विघटित हो गई, तो 6 नंबर की ही पंचायत के लिए आप फिर से इलेक्शन करवाओगे और ये पूरा अपना 3 साल और कंप्लीट करेगी। सपोज कि 6 नंबर की पंचायत चल रही है और लास्ट के 6 महीने से पहले विघटित हो गई, अब ये चुनाव होंगे वो 7th वाली के लिए होंगे, नेक्स्ट वाली के लिए होंगे, ठीक है। इस 6th वाली के लिए अभी नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब 6 ही महीने पहले हुई है तो भैया आप करवा दो नए, उस तरह से करवाओ अगली अगली पंचायत के लिए। अब देखिए अगर समय पूर्व विघटन के कारण किसी पंचायत का
तो इसमें लिखा है अगर समय पूर्व विघटन के कारण किसी पंचायत का चुनाव करवाया जाता है तो ऐसी पंचायत सिर्फ शेष अवधि के लिए ही काम करेगी, ना कि आगामी 5 वर्ष के लिए। मतलब समझ रहे हैं आप? मैंने जैसे कहा छठी पंचायत है, 6th नंबर किया सपोज, 2 साल में हो गई तो चुनाव वो 6th के लिए ही होंगे, अगले 3 साल के लिए होंगे। ये अगले पूरे 5 साल के लिए नहीं हुए, जो बचे हुए 3 साल है उसके लिए होंगे। और हमने कहा 6th पंचायत है, खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर। अभी 6 महीने में होने वाली थी, लेकिन अब यहाँ विघटित हो गई है। तो जो अब चुनाव है वो बाकी के 6 महीने के लिए नहीं होंगे, अब वो नई पंचायत के लिए हो जाएंगे, 7वीं पंचायत के लिए हो जाएंगे अगले 5 साल के लिए। ठीक है, ये बोला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है वर्तमान में बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में क्या महिलाओं को 50% जो है आरक्षण मिला हुआ है। मतलब अगर आप 1/3 की बात करेंगे तो ये 33% आरक्षण बताता है। लेकिन इन 4 राज्यों में बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 50% है, मतलब बहुत ज्यादा, 33% से ज्यादा। पंचायतों की शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व की बात करते हैं। तो दोस्तों जो ये पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व है, इसकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है, 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो गाइस एक चीज़ है कि अगर आप लोग को पसंद आए मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में जो भी पढ़ना चाहता है। घटना चक्र अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और गाइस आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जब चाहें अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी, न्यूज़पेपर से रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।